हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिंगा क्लासेस पे। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे जो आज रिलीज़ किया है हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये हमेशा जो है बजट जब पेश किया जाता है उसके एक दिन पहले ही इसको इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज़ किया जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। तो आगे चलते हैं, क्या क्या हाइलाइट्स रही इसकी और क्या क्या चीज़ें इसमें पता चली। देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, स्टीडी ग्रोथ आउटलुक अक्रॉस कंट्री ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो ग्रोथ है वो स्टीडी मिली, मतलब कि ना ज़्यादा हुई है ना कम हुई है, स्टीडीली हुई है। अब इसमें वर्ल्ड में देखा जाए तो 2023 में 3.3 था, 2024 में 3.3 और 2025 में 3.3। तो अराउंड ये एवरेज हो रहा है हमारा 3.3 का। और ऐसे ही एडवांस इकोनॉमी में देखा जाए तो 1.7, 1.7 एंड 1.9, विच इज़ एवरेज ऑफ 1.7, 1.8। और जो इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जो कि अपनी इंडिया के तरह, तो उसमें क्या रहा, 4.4, 4.2 एंड 4.2। ये हमारा रहा ग्रोथ आउटलुक, जीडीपी जो ग्रोथ परसेंटेज था तो हमारा 4.4, 4.2, 4.2 इस तरीके से रहा इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का। मतलब ये दर्शाता है कि जो पिछले 3 सालों में जो एवरेज जो ग्रोथ हुई है वो स्टीडी है, ना इतनी ज़्यादा शार्पली बढ़ी है ना शार्पली डिक्लाइन हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये ट्रेंड्स पता चला है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो जो हमारा जुलाई से सितंबर वाला एरिया है इसमें काफ़ी कम हुआ है, और वही सर्विसेज में भी यही चीज़ कम हुई है। और जब जुलाई से सितंबर वाला जो पीरियड है आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें घटित हुई हैं। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा सर्विसेज वाला जो पार्ट है, सर्विसेज वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो हुआ है, और वहीं हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मार्च से फरवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च ले सकते हैं, जनवरी टू जून, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। और सितंबर के बाद फिर से ग्रोथ देखने को मिली है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। एलिवेटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स में क्या हुआ है हमारा, ये जो हमारा पॉइंट जो इंडेक्स है वो इंक्रीज़ हो गया है 8.5 से 13, अराउंड 80% हाइक हुआ है, अराउंड 80% हाइक। और वहीं जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स भी हमारा जो वर्ल्ड का कैसे इंक्रीज़ हुआ है 121.7 से लेके 133.6। ये जो भी चीज़ें हुई हैं, जो ऑनगोइंग वॉर है रसिया यूक्रेन का और हमास और इज़राइल की वजह से जो ये सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और वहीं हम इंडिया की ग्रोथ की बात करें, इंडियाज़ ग्रोथ रिमेन्स क्लोज टू डिकेडल एवरेज डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मतलब कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती रही, मतलब आसपास जो भी ग्लोबल इफ़ेक्ट पड़ते रहे, बट इंडिया की ग्रोथ जो चल रही थी एवरेज, डिकेडल एवरेज था, उसी पर ही कायम रहे, डिक्रीज़ नहीं हुआ है। यानी कि बाहर का जो भी कोई भी इफ़ेक्ट जो भी था, ग्लोबल इफ़ेक्ट, वो इंडिया पे नहीं पड़ा है। अब इसमें देखा जाए तो एग्रीकल्चर जीवी अगर देखा जाए तो एवरेज ग्रोथ जो फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 24 का एवरेज जो ग्रोथ थी उसके अराउंड ही फाइनेंशियल ईयर 25 की ग्रोथ है। आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी डिफरेंस नहीं है। जीवीए में भी और जीडीपी में भी, सर्विसेज की जीवीए में, इंडस्ट्री जीवीए, इट इज़ ऑल ओवर अराउंड, मतलब कि जो हमारा ग्रोथ है वो अबाउट टू इक्वल है। ग्लोबल का जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें जो एवरेज ग्रोथ में फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये कोविड ईयर थे। सो नेक्स्ट चलते हैं, स्टीडी शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन इन जीडीपी। इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन, अब इसमें देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 25, फाइनेंशियल ईयर 18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 25 तक दिया गया है। अब इसमें एक्सपोर्ट का अगर हम शेयर देखेंगे तो एक्सपोर्ट का 18.8 से लेके 21.5 तक गया है, जो कि पीक पे था कब, फाइनेंशियल ईयर 23 में। दैट मीन्स ये ग्राफ पहले बढ़ के फिर धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है। और वहीं हम अगर बात करें GFCF, मतलब कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कैसा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मतलब स्टीडीली इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है, ऐसी स्टीडीली इंक्रीज या स्टीडीली डिक्रीज नहीं हुआ है। और वहीं हम अगर इंपोर्ट्स की बात करें, इंपोर्ट्स के कैसे हुआ है, इंपोर्ट्स -22 था इधर, जो कि हमारा बढ़कर -23.7 हुआ, फिर धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है, और जो 22 में इंक्रीज़ हुआ एब्रप्टली एंड देन इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद फिर रिड्यूस हुआ, और ये कांस्टेंट है फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 में। ओके, और वहीं अगर बात करें GFCE, दैट मीन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है कंजप्शन पे, वो क्या हुआ है, अब ये पहले एकदम से बढ़ के जो हमारा कोविड ईयर तक बढ़ के फिर वो रिड्यूस हुआ है कंजप्शन वो। और जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है अगर उसकी बात करें, वो बढ़ के अभी फिर बीच में घटा, फिर उसके बाद दोबारा से बढ़ गया है, यानी कि 58.7 से लेके 61.8। ये दर्शाता है कि जो प्राइवेट है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है, और जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है, परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ओके, और एक्सपोर्ट क्या हुआ है, एक्सपोर्ट पहले इंक्रीज हुए फिर रिड्यूस हुआ है। सो नेक्स्ट करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर में अगर पहले ये देखेंगे CAB एज परसेंट ऑफ जीडीपी। CAB मतलब कि करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस में मोर ओवर जो चीज़ें होती हैं वो ट्रेड बैलेंस के लिए होती हैं। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर Q1 और Q2 में क्या हुआ है, ट्रेड बैलेंस निगेटिव में है। और वहीं Q4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में चला गया है। वही जो पॉजिटिव में कब गया था, फाइनेंशियल ईयर 22 के Q1 में। पॉजिटिव में जाने का मतलब ये है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हुआ। ओके, और वहीं अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस देखा जाए, मर्चेंडाइज मतलब कि एक तरीके से गुड्स का देखा जाए, गुड्स का जो ट्रेड बैलेंस है वो कैसा रहा, गुड्स का माइनस में। जो ट्रेड बैलेंस है वो ऑल ओवर माइनस में ही रहा। और वहीं अगर सर्विसेज का ट्रेड बैलेंस देखा जाए तो सर्विसेज का पॉजिटिव में रहा है। और नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स कितना हुआ है, नेट प्राइवेट ट्रांसफ़र हमारा पॉजिटिव में रहा है। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हमारी एक्सटर्नल सेक्टर का। इसमें क्या इम्पेक्ट आ रहा है कि हमारा जो इम्पोर्ट्स है और जो प्राइवेट ट्रांसफ़र्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो निगेटिव में है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं स्टेबल बैंकिंग सिस्टम इंडिकेटर्स।
अब इसमें क्या बताया गया है, जो CRAR जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो सितंबर 22 में कितना था, 16 था, और वही सितंबर 24 में 16.7। मतलब कि जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, जो ऐसे एसेट जो रिस्क जनरेट करते हैं, वो अगर कम हो जाए तो ये CRAR बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स जो हमारा रिस्क जिससे रिस्क बढ़ रहा था, ऐसे एसेट को हटा दिया गया, कम कर दिया गया। इसकी वजह से ये जो CRAR है वो बढ़ गया है। दैट मीन्स बैंकिंग सिस्टम काफ़ी स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, स्टेडीली एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें PMI मैन्युफैक्चरिंग, PMI मतलब कि परचेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। अब इसमें देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है वो इधर अप्रैल टू जून 21 से लेके धीरे धीरे इंक्रीज ही हुआ है, और स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। स्टेडी मतलब कि दैट मीन्स अबाउट टू दैट लेवल, मतलब 55 और 60 के बीच में ही रहा है। और वहीं अगर हम बात करते हैं PMI सर्विसेज की बात करेंगे। सर्विसेज क्या है, सर्विसेज वाला जो पार्ट है हमारा वो हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया में जो सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विसेज का सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम में है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, इम्प्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी ऑफ बैंक्स। जो एसेट क्वालिटी है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिया के बैंक्स की। अब ग्रॉस NPA, जो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी। दैट मीन्स ये जो ग्राफ दर्शा रहा है सितंबर 2024 में कितना है, 2.6%। वहीं मार्च 2021 में कितना था, 7.3%। यानी कि ये डिक्लाइन हुआ है, शार्प डिक्लाइन। और वहीं इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक रिफ्लेक्टेड इन राइजिंग रिटर्न ऑन एसेट्स। जो एसेट्स हैं उसमें जो रिटर्न मिल रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, 0.7 से 1.4। दैट मीन्स एक डबल 2x इंक्रीज हुआ है। अगर हम बैंक क्रेडिट्स की बात करें, बैंक क्रेडिट मतलब कि जो बैंक जो लोन देता है, अगर बैंक क्रेडिट की बात करें, बैंक के क्रेडिट में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो 103.7 लाख करोड़ का था, जो कि नवंबर 2024 तक लेके आके 170.5 करोड़ हो गया, जो कि अराउंड 70% इंक्रीज है। और ये जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 24 में काफ़ी ज़्यादा हाई था, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स जो इसकी ग्रोथ है वो ऐसी है फिर ऐसी है, राइजिंग एंड डिक्लाइनिंग। जो कैपिटल मार्केट में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में इसमें बताया गया कि जैसे 11.1 लाख करोड़ मोबिलाइज फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब कि जो जिसमें रिटेलर पार्टिसिपेट नहीं करते, प्राइमरी मार्केट जो डायरेक्टली जो बड़े बड़े फंड ऑफिसर्स, फंड मैनेजर्स जो डील करते हैं उसकी बात करते हैं, किया हुआ है। ओके, ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 5% मोर देन अमाउंट मोबिलाइज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24। ओके, तो दैट मीन्स huge amount of money has been accumulated from the capital markets of primary market. ओके, नंबर ऑफ IPOs कैसे इंक्रीज हुए हैं, 259 हुए हैं फ्रॉम 196। जो 196 पिछले साल अगर देखा जाए अप्रैल टू दिसंबर 2020, दैट मीन्स ये इसमें भी ग्रोथ हुई है, IPOs में भी ग्रोथ हुई है। और इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो स्टूड एट
136%, ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ओके, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स भी 33% से इंक्रीज हुए हैं। वही नंबर ऑफ यूनिक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर वो डबल हो चुके हैं, 2x इंक्रीज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21। मंथली एवरेज ग्रॉस SIP फ्लोज मोर देन डबल्ड, मतलब SIPs भी धीरे धीरे डबल हो चुकी हैं फाइनेंशियल ईयर 22 से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो रूरल बैंक्स होते हैं या रूरल RRBs जो रहते हैं, तो उनकी वजह से क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इन्फेसिस ऑन financial inclusion, improvement in RBI financial inclusion index from 53.9 to 64.2, that means ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और रीजनल रूरल बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो उनकी देखा जाए तो 700 डिस्ट्रिक्ट में 22,069 22,000 ब्रांचेस हैं, उसमें 14% शेयर ऑल ब्रांचेस का है, ऑल बैंक्स का, 30% शेयर रूरल ब्रांचेस का है, और 92% ब्रांचेस इन रूरल एंड सेमी अर्बन। ओके, और वहीं 6.6 लाख करोड़ डिपॉजिट्स हुए हैं। दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो अमाउंट्स है वो आया हुआ है। और 4.6 लाख करोड़ एडवांसेस, दैट मीन्स लोन्स जो बैंक्स ने जित दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। अब नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स। जो ग्लोबल ट्रेड अनसर्टनिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। धीरे धीरे इंक्रीज का मतलब ये देख लीजिए कि जब भी अनसर्टनिटी ये जो पार्ट है इसका बात करें, इस जगह में हमारा जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई थी, इंक्रीज हुई थी, और यहाँ पर भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमारा रशियन यूक्रेन वॉर और हमारा ये इज़राइल एंड हमास वॉर जो चल रहा है उसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। अब जो ग्लोबल ट्रेड 2024 में है वो धीरे धीरे रीबाउंड हो रही है। रीबाउंड मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रही है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वॉल्यूम और मर्चेंडाइज इंपोर्ट वॉल्यूम दोनों की धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं। कब से? Q3 से, 2023 के Q3 से और अभी तक। जो इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस देखा जाए इन फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, अगर 8 मंथ्स में देखा जाए तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ गया है इन द फर्स्ट 9 मंथ्स। कैसे? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हुए हैं वो हुए हैं 322, दैट मीन्स ए सिग्निफिकेंट $5 बिलियन USD का इंक्रीज हुआ है। वहीं इंपोर्ट्स में अगर देखा जाए तो अराउंड ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और अगर दोनों का अगर ये जो ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो ट्रेड डेफिसिट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। और वहीं नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स परफॉर्म वेल इन फर्स्ट 9 मंथ। दैट मीन्स जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हुआ है, वो बढ़ गया है 255 से 273 बिलियन $। और नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट देखा जाए तो 230 से 251 बिलियन $। अब सर्विस की बात करें, सर्विस ट्रेड हमेशा मोस्टली जो चीज़ें हैं इंडिया के अगेंस्ट में देखा जाए तो सरप्लस हुआ है इन फर्स्ट 9 मंथ्स। सर्विस एक्सपोर्ट इज़ मोर देन सर्विस इंपोर्ट्स। ओके, और ये भी इंक्रीज हुआ है
So service trade surplus is also increased. So इससे क्या पता चलता है कि moderate growth in merchandise export during April to December 24 because of the decline in the value of petroleum exports and fall in international oil prices. अब जो मर्चेंडाइज इम्पोर्ट जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है? रीबाउंड इन द डोमेस्टिक कंजप्शन. ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इनिशिएटिव हुए हैं फॉर एक्सपोर्टर्स, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं? वो है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक हब्स, इन्हांस इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. लॉजिस्टिक हब्स बनाए गए हैं जैसे कि एक्सपोर्टर्स को लॉजिस्टिक्स में हेल्प मिले. पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं जिससे कि जो सप्लाई चेन है वो भी एफिशिएंट हुई है. और पेपरलेस ई बैंकिंग रियलाइजेशन सर्टिफिकेट हुए हैं, इम्प्लीमेंट किया है. और ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. और लॉन्च ऑफ DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. और नेक्स्ट जो पर चलते हैं, इंडिया कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट अभी भी कर रहा है इंडिया. राइज इन ग्रॉस FDI इन्फ्लोज, रिपाट्रिएशन इज अ साइन ऑफ प्रॉफिटेबल एक्सिट्स. रिपाट्रिएशन मतलब कि निकलना. फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो जो FDI इनफ्लो हुआ था वो 74 था, और जो मैक्सिमम गया था हमारा फाइनेंशियल ईयर 22 में. ओके, और धीरे धीरे क्या है, रिपाट्रिएशन भी बढ़ता गया. मतलब कि जो एग्जिट करने का वो बढ़ता गया. और जो अप्रैल नवंबर 23 और अप्रैल नवंबर 24 की बात करें तो इसमें इन्फ्लोस बढ़ा है और वहीं रिपाट्रिएशन भी बढ़ा है. सर्विस सेक्टर में FDI इन्फ्लोज 19.1% शेयर. दैट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा है. इसके बाद जो हुआ है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में हुआ है, और उसके बाद हुआ है ट्रेडिंग में. फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये. और उसके बाद जो चीज़ है वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, एंड ये ऐसे ऐसे डिक्रीज हुआ है. और नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेंथनिंग फॉरेक्स रिजर्व. फॉरेक्स रिजर्व की बात आजकल बहुत चल रही है. उसमें जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ है सितंबर 23 से सितंबर 24 तक. फिर उसके बाद डिक्लाइन हुआ है दिसंबर तक बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग डिमांड्स. Forex reserve were high of USD in September 24 and stood at this one covering 89.9% of external debt. मतलब जी जो एक्सटर्नल डेट है उसका 89.9% है ये. ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सॉफ्टनिंग कोर इन्फ्लेशन कूल्स हेडलाइन इन्फ्लेशन. तब दैट इसका मतलब ये है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम हुआ है. और इसमें CPI इन्फ्लेशन की बात करी जाए, CPI इन्फ्लेशन अप्रैल 2022 में क्या था, अबव 6 था, और जो धीरे धीरे रिड्यूस होके हमारा अप्रैल 2 और जून में ये रिड्यूस होके -2 तक गया है CPI. और वही धीरे धीरे इंक्रीज होके हमारा इसमें अराउंड 5% तक गया है. और वहीं कोर इन्फ्लेशन की बात करी जाए, कोर इन्फ्लेशन धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है. और WPI इन्फ्लेशन भी पहले रिड्यूस हुआ है, उसके बाद फिर इंक्रीज होकर स्टेडी हो गया है. ओके, दैट मीन्स ये क्या होता है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कूल हुआ है, मतलब कम हुआ है. और वहीं हेडलाइन एंड फूड इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय फ्यू फूड आइटम्स. इसमें जो बात करी गई है, जो हेडलाइन जो हमारी इन्फ्लेशन होती है वो क्या हुआ था,
अप्रैल 2024 में 5 से लेके मान लीजिए 5% है, और वो रिड्यूस होके जुलाई अगस्त में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ और फिर शार्पली इंक्रीज़ हुआ है, जो अक्टूबर में हायर था। अक्टूबर में हायर होने की वजह से इसमें अगर अपन एक्सक्लूडिंग टॉप कर दें, दैट मीन्स टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, तीन जो चीज़ें हैं उनको अगर एक्सक्लूड कर दें तो हमारी जो इंडेक्स बन रहा है, हेडलाइन जो बन रहा है वो ऐसा है। दैट मीन्स जो हमारा टीओपी का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है इधर और इधर इस एरिया में। और वहीं हेडलाइन एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल एंड पल्सेस, एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल एंड पल्सेस, अगर वेजिटेबल और पल्सेस को भी बात करेगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दैट मीन्स जो टीओपी का इम्पैक्ट का है क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं सीएफपीआई की बात करी जाए, सीएफपीआई में भी वही ट्रेंड देखा जाएगा, जिसमें हमारा जो टीओपी दैट मीन्स टोमेटो एंड पोटैटो अगर निकाल दिया जाए तो वो अराउंड एक जैसा ही है, स्टेडीली हुआ है। और वही वेजिटेबल और पल्सेस में भी कम हो गया है। सरकार ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, वो अगर देखे जाएँ जो इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो दिए हैं वो है सीरियल्स में स्टॉक लिमिट्स ऑन वीट, मतलब कि स्टॉक करने की लिमिट दी थी। और वहीं ओपन मार्केट सेल स्कीम बनाई गई वीट और राइस के लिए, चावल और गेहूं के लिए। और भारत ब्रांड के अंडर में वीट फ्लोर मतलब गेहूं के आटा और राइस को बेचा गया। और वहीं पल्सेस की बात करी जाए, भारत ब्रांड के अंडर में सेल किया गया चना को, मूंग दाल को और मसूर दाल को। भारत ब्रांड क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एफसीआई है उसने ही एक ब्रांड निकाला है भारत ब्रांड, जो कि अफोर्डेबल मतलब कि एक काफ़ी सस्ता एक ऑप्शन है जो गरीबों के लिए या जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा महंगा, उनके लिए ये ब्रांड बनाया गया है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब कि जो बाहर से इंपोर्ट करना है उसमें ड्यूटी फ्री कर दिया है देसी चना को, तुअर मसूर एंड येलो पीज, जिससे कि उसकी क्या प्राइस कम हो जाएगी। और स्टॉक लिमिट इम्पोज किया है तुअर एंड देसी चना के लिए। वहीं वेजिटेबल की बात की जाए तो सब्सिडाइज सेल ऑफ ऑनियन एंड टमाटो, मतलब आलू प्याज और टमाटर की सब्सिडाइज सेल की गई और वहीं अनियन का बफर स्टॉक बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, अनलीसिंग द डोमेस्टिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, मतलब जो डोमेस्टिक ड्राइवर्स थे ग्रोथ के और वो क्या क्या थे वो देखे जाएं तो वो थे enhancing the economic freedom of individuals and businesses and is both the means and ends in unleashing internal growth levers, मतलब कि जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को जो इकोनॉमिक फ्रीडम अगर इन्हांस करेंगे तो उससे क्या होगा, इंटरनल ग्रोथ बढ़ेगी। Deregulation raises investment efficiency and bestows more economic freedom to individuals. That means जो रेगुलेशन है अगर वो धीरे धीरे कम कर दी जाए तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक फ्रीडम भी आएगा टू इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्राइजेस। एंड दिस कॉल फॉर अ फोकस ऑन डोमेस्टिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, मतलब इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक ड्राइवर्स जो हैं ग्रोथ के वो उन पे फोकस किया जा रहा है। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज अफेक्टिंग ग्लोबल ट्रेड, मतलब कि जो जियो इकोनॉमिक मतलब जो अलग अलग देशों का अलग अलग रीजनल कोऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह से भी ग्लोबल ट्रेड में इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि अभी यूएस और चाइना का जो इम्पैक्ट हुआ है, ट्रेड वॉर चल रहे हैं, उसकी वजह से भी ग्लोबल ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है। यह है EODB 2.0, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, अंडरटेकिंग सिस्टमेटिक डीरेगुलेशन। इसमें फेज़ 1 में क्या क्या किया गया था, फेज़ 1 में रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन, जो कंप्लायंसेस थी उनको कम किया गया। स्ट्रीमलाइंड सिस्टम प्रोसेस एंड इन्फो, जो सिस्टम और प्रोसेस को उसको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया गया जिससे कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। डिजिटाइज सिस्टम प्रोसेस एंड इन्फो,
जो भी चीज़ें थी उसको डिजिटलाइज कर दिया गया, जिससे कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक रेगुलेशन, मतलब कि जो हमारा प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाए और एक्सेसिबल हो जाए। प्रोवाइडेड इंसेंटिव एक्सटेंडिंग स्पेशल बेनिफिट टू की सेक्टर एंड क्लस्टर्स, मतलब कि जो कुछ सेक्टर्स और क्लस्टर्स को स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड किए गए, जैसे पीएलआई इंसेंटिव तरीके से देख सकते हैं आप। और टू बी परस्यूड इन फेज़ टू में क्या क्या किया जाएगा, लिबरलाइज स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल्स, जो स्टैंडर्ड और कंट्रोल्स को धीरे धीरे लिबरलाइज किया गया, मतलब ओपन टू मैनी किया जाएगा। अडॉप्ट मिनिमम नेसेसरी एंड मैक्सिमम फीजिबल नॉर्म्स, सेट लीगल सेफगार्ड्स फॉर इन्फोर्समेंट, दैट मीन्स कुछ लीगल सेफगार्ड्स भी रखे जाएंगे फॉर इन्फोर्समेंट, इंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाया हायरकी ऑफ सेफगार्ड्स। रिड्यूस टैरिफ और फीस, मतलब इसमें फीस और टैरिफ पेड टू गवर्नमेंट फॉर यूटिलिटीज़, उसको या तो कम किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। यूज़ रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, टेलर इसमें क्या है, जो रेगुलेशन जो होंगी वो रिस्क एज पर रिस्क प्रोफाइल होगी। इन्वॉल्व थर्ड पार्टीज, जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, रेलवेज़ की बात करते हैं। रेलवेज़ में क्या हुआ है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोचेस, इसमें जो वंदे भारत ट्रेन के नंबर्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हुए हैं। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 में 51 और यहाँ 68 अप टू अक्टूबर, दैट मीन्स हाफ ऑफ द ईयर। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 23 में कितने थे, 10। और अगर प्रोडक्शन ऑफ कोचेस की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 900 कोचेस वॉज प्रोडक्शन हुआ है उनका। और फाइनेंशियल ईयर 24 में 672 कोचेस का प्रोडक्शन हुआ है। वहीं सिविल एविएशन की बात की जाए तो ऑपरेशनलाइज्ड और एयरपोर्ट एंड रूट्स अंडर आरसीएस, जो उड़ान एयरपोर्ट्स जो बढ़ाए गए हैं वो 84 से 82 कर दिए गए हैं मार्च 2024 से दिसंबर 2024 में, मतलब इन बिटवीन 9 मंथ्स 4 न्यू एयरपोर्ट्स हैज़ बीन एडेड। और वहीं उड़ान रूट्स की बात की जाए तो 545 से 619, यानी रूट्स भी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। रिडक्शन इन एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम इन मेजर पोर्ट्स, मतलब कि जो टर्न अराउंड टाइम, जो जिससे कि टाइम आने जाने में जो टाइम लगता है वो भी कम हो गया, जैसे कि एफिशिएंट हो जाता है हमारा शिपिंग वाला, पोर्ट्स एंड शिपिंग वाला काम टाइम, वो जो ट्रांसपोर्ट वो कम हो जाता है। 48.1 से 30.4 आवर्स हो गया है, दैट मीन्स एक तरीके से 18 घंटे कम हो गया है। वहीं पावर सेक्टर की बात की जाए तो कैपेसिटी एडिशन इन द पावर सेक्टर, जो पावर कैपेसिटी एडिशन है वो कितना बड़ा है, अराउंड हमारा 5 मेगावाट 5000 मेगावाट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। और वहीं ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन कितना हुआ है, अराउंड हमारा ये हुआ है 5800 मेगावाट एम्पियर। और वहीं ग्रोइंग रिलायंस ऑन रिन्यूएबल्स, पहले जो फाइनेंशियल 21 की बात की जाए तो फॉसिल फ्यूल्स का जो रेशियो था वो 61.4 था और नॉन फॉसिल का था 38.6, और वही अभी बढ़ के कितना हो गया है 47.1, एंड नॉन फॉसिल का हो गया वो, एंड फॉसिल वाले का हो गया है 52.9। दैट मीन्स जो हमारा इंडिया का जो ग्रोथ चल रहा है वो टूवर्ड्स द रिन्यूएबल्स चल रहा है, टूवर्ड्स द रिन्यूएबल चल रहा है। तो उससे क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्डन है वो इंडिया पे कम पड़ेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोग्रेस इन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टावर्स में अगर देखा जाए तो 7.9 टू 8.2, दैट मीन्स 0.3 लैक्स टावर हैज़ बीन एडेड। और ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात की जाए तो इनकी भी धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ गई। और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की बात करा जाए तो वो शार्पली इंक्रीज हुई है, यानी कि 8 लाख से सीधे 12 लाख एक साल के अंदर।
4 लाख ऐड की गई है एक्स्ट्रा। और वहीं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, प्रोग्रेस एंड अंडर जल जीवन मिशन, एक्सेस टू सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें बात की जाए तो जो अगस्त 2019 में 3.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास जल जीवन मिशन के अगेंस्ट अंडर में सेफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर था, वही बढ़ के सीधे 15.3 करोड़ हो चुका है। दैट मीन्स 12 करोड़ के करीब 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को पानी मिला है। और जिसमें जो जो स्टेट्स को फुल कवरेज, जिन्होंने फुल कवरेज अचीव किया है वो हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिज़ोरम। उसी चीज़ का एक, अब इसकी बात की जाए, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विलेजेस अचीविंग ODF प्लस इट स्टेटस। ODF मतलब कि ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब कि बाहर जो शौच करने वाले जो विलेजेस थे उसमें जो किस किसने ज़्यादा अचीव किया है। अगर उसकी बात करी जाए तो MP ने 75% जो डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेजेस हैं, उसमें MP में, राजस्थान में, और वहीं हमारा उत्तराखंड हो गया हमारा, और ये हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये हमारा हो गया उड़ीसा हो गया, और ये हमारा तेलंगाना हुआ, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, सिक्किम हुआ, और ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो चुके हैं। और अभी जो गुजरात में अभी 50 to 75% रह गया है, यूपी में भी रह गया है। तो इस तरीके से ये हमारा स्टेटस है। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, प्रोग्रेस अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सिटीज़ जिसने ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया है वो 2019 से 2024 के बीच में केवल एक सिटी ऐड हुई है। और वहीं इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स कंस्ट्रक्टेड, दैट मीन्स वो भी ये हुआ है परसेंटेज, दैट मीन्स 4% ऑफ टारगेट, 5% ऑफ टारगेट हैज़ बीन इंक्रीज। वही कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन वो भी इंक्रीज़ हुआ है। और डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन ये भी इंक्रीज़ हुआ है। वेस्ट प्रोसेस्ड भी शार्पली इंक्रीज़ हुआ है। इसको जो जनरेटेड परसेंटेज ऑफ वेस्ट जनरेटेड, मतलब वेस्ट को प्रोसेस करना और भी ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोग्रेस अंडर वेरियस इनिशिएटिव में देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 1.18 करोड़ हाउस बनाए गए एज ऑफ 25 नवंबर। अर्बन ट्रांसपोर्ट में देखा जाए, मेट्रो रेल सिस्टम 1010 किलोमीटर करेंटली ऑपरेशनल है 23 सिटीज़ में, और एडिशनल 980 किलोमीटर अभी उसका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत जो स्कीम है उसके अंडर टैप वाटर कवरेज जो इंक्रीज़ हुआ है 70% से, और वही सीवरेज कवरेज इंक्रीज़ हुआ है 62% से। स्मार्ट सिटी मिशन में 93% प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हो चुके हैं एज ऑफ 13 जैन, 93% प्रोजेक्ट्स। और अब आगे चलते हैं, ऑप्टिमिज्म इन द इकॉनमी। अभी जो बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है वो क्या है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो दैट मीन्स बिजनेस ऑप्टिमिज्म जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, ग्रोथ इन सीमेंट एंड स्टील प्रोडक्शन ड्राइविंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। और वहीं अगर बात करी जाए तो फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक इंक्रीज़ हुआ है सीमेंट का प्रोडक्शन, और फाइनेंशियल ईयर 25 में अभी तक करीब 250 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हो चुका है। वही स्टडी इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील, मतलब जो कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात करी जाए तो फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 में इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन, और कंजप्शन की बात करी जाए कंजप्शन भी इंक्रीज़ हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर जो अभी 25 में देखा जाए तो प्रोडक्शन कम हुआ है और कंजप्शन ज़्यादा हुआ है। दैट मीन्स जो इंक्रीज़ बढ़ रहा है धीरे धीरे, कम मतलब कि सीमेंट प्रोडक्शन और उसका कंजप्शन भी
धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहीं स्टील का कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, इसमें अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो इंपोर्ट कितना हुआ है, इंपोर्ट स्टेबल रहा है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करी जाए तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन फाइनेंशियल 20 से 24 में इंक्रीज हुआ है। और वहीं एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो एक्सपोर्ट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है और इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। अब जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होते जाएगा। जैसे कि जो उसका जो ट्रेड का जो सरप्लस और जो डेफिसिट है, वो डेफिसिट भी कम होता जाएगा। वहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जो ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स वगैरह, डिज़ाइन, कॉपीराइट्स, ये जो फाइलिंग का ग्रोथ है, उसको दिखाया गया इस रिपोर्ट में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, पेटेंट फाइल्स एंड पेटेंट ग्रांटेड, जो फाइल्ड हुए हैं पेटेंट फाइल्ड, वो इंक्रीज़ हुए हैं। और ग्रांटेड जो 2023-2024 में ग्रांटेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब ये जो इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो गाइडलाइंस चेंजेस हुई हैं, उसकी वजह से ये पेटेंट्स का मिलना, ग्रांट होना, पेटेंट्स ग्रांटेड बढ़ गया है। वहीं ट्रेडमार्क्स फाइल्ड एंड ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क फाइल्ड धीरे धीरे बढ़ा है, वहीं ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी बढ़ा है। और बाकी इधर डिज़ाइन फाइल्स एंड डिज़ाइन रजिस्टर्ड की बात करी जाए तो डिज़ाइन फाइल्ड भी इंक्रीज़ हुआ है एज़ पर द डिज़ाइन रजिस्टर्ड। और कॉपीराइट फाइल्स भी बढ़ा है, कॉपीराइट रजिस्टर्ड भी इंक्रीज़ हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सर्विस सेक्टर शेयर इन GVA। जो सर्विस सेक्टर की बात करी जाए, फाइनेंशियल ईयर 19 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में, 5 साल के अंदर ये 53 के अराउंड 53% से सीधे 55% तक चला गया, यानी कि 2% इंक्रीज़ हुआ है। और इंडियाज़ इंक्रीजिंग शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट, मतलब कि जो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, वो 2014 से 2023 के बीच में देखा जाए तो 1.3% से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट शेयर है। और चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी एंड वे फॉरवर्ड ऑफ फॉर सर्विसेज, अब इसमें क्या क्या होता है, जो चैलेंजेस जो आ रहे हैं ऑफशोर वर्क के, वो ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप मॉडल फेस चैलेंजेस ऑफ इनएडिक्वेटेड डायरेक्ट सुपरविज़न, लैंग्वेज बैरियर, जो बाहर काम करते हैं तो उनकी लैंग्वेज बैरियर में काम, वो एक चैलेंजेस है। इंफॉर्मेशन गैप्स, डिफरेंसेस इन रेगुलेटरी प्रोविज़न, जो इंडिया में अलग रेगुलेटरी प्रोविज़न्स हैं और दूसरी कंट्री में अलग प्रोविज़न्स हैं। सर्विसिफिकेशन, इसमें जो इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एम्बेडेड सर्विस है, वो अपॉर्चुनिटी है। और अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड AI इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक नई अपॉर्चुनिटी है, इनकेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज। ओके, सो वे फॉर्मूला में देखा जाए तो अप्रोप्रिएट स्किलिंग टू रीप बेनिफिट ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन, मतलब कि एक स्किलिंग भी ज़रूरी है जो अभी की जो जनरेशन में, तो इससे क्या होगा, जो अभी डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। रिफॉर्म ग्रास रूट लेवल प्रोसीजर एंड रेगुलेशन दैट हिंडर ग्रोथ, मतलब जो कि ग्रोथ को रोक रहे हैं, उन जो प्रोसीजर और रेगुलेशन को, उनको क्या है, रिफॉर्म करना है। अब नेक्स्ट जो माइक्रो इरीगेशन की बात करी जाए, जो माइक्रो इरीगेशन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उससे क्या है, वाटर का जो वेस्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। वो अगर 2010-2015 से और 2015-2023 की बात करी जाए तो इस केस में वो काफ़ी शार्पली इंक्रीज़ हुआ है। शार्पली इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दे रही है। वहीं प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग मेजर्स, तो इसमें पहला जो काम है, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये मेजर्स लिए गए। वहीं सॉइल हेल्थ कार्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेशनल बैम्बू मिशन किया गया। वही मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये 5 तरीके की चीज़ें ली गई जिससे कि सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब
ये हमारा हो चुका है हेडलाइन फूड इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट डिक्लाइन इन शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ग्रोथ इन क्रेडिट फ्लो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब इसमें जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसका उसमें डिक्लाइन हुआ है, और इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है वो बढ़ गया है। इंस्टीट्यूशनल मतलब कि एक जो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू जा रहा है वो इंक्रीज़ हुआ है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब कि जो अनऑफिशियल वे में जो अगर क्रेडिट मतलब कि लोन दिया जा रहा है वो कम हो गया है धीरे धीरे। और वहीं ग्रोथ इन क्रेडिट फ्लो टू स्मॉल एंड मार्जिनल, जनरल जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन्स में भी इंक्रीज़ हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 15 से 24 तक अगर देखा जाए तो ये करीब करीब 10% का इंक्रीज़ है, 10 से 11% का इंक्रीज। चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज़ फॉर इंडिया। अब इसमें क्या है, चैलेंजेस क्या क्या चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट की बात करी जाए तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ टू अचीव स्टेटस ऑफ डेवलप कंट्री बाय 2047 एंड ऑल्सो बिकम नेट ज़ीरो बाय 2070, ये हमारे चैलेंजेस हैं। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अगर चाहिए तो वो डेवलप कंट्री बन रहा है 2047 तक, तो हमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, और 2070 तक हमें नेट ज़ीरो भी बन रहा है। तो ये एक चैलेंजेस है, क्योंकि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री पे ज़्यादा और मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उससे क्या है, जो इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। इंटरनेशनल सपोर्ट ऑन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ हाईली इनएडिक्वेट, जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, और इंडिया मीट्स रिक्वायरमेंट लार्जली फ्रॉम ओन बजटरी रिसोर्स, मतलब जो इंडिया अपना रिक्वायरमेंट किससे करता है, अपने खुद के बजट से। स्मॉल NCQG ऑफ USD बिलियन हैज़ बीन सेट, और वहीं फॉलो अ लो कार्बन डेवलपमेंट path while ensuring job creation and affordable energy security for all given the limitation of renewable energy। मतलब कि जो लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ है जिसके साथ में जॉब क्रिएशन और अफोर्डेबल एनर्जी सिक्योरिटी ये सब इंश्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और प्रायोरिटीज़ क्या है इंडिया की, वो है ब्रिंगिंग अडेप्टेशन टू द फोर फ्रंट गिवन हायर वनरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। मतलब कि अडेप्टेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करा जा रहा है, उसको उस पर प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कम हो, उस पर इम्पेक्ट कम पड़े। रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इंडिस्पेंसिबल थर्मल पावर थ्रू अडॉप्शन ऑफ सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एंड एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करना है, एमिशन इंटेंसिटी को भी कम करना है। ऑल्सो फोकस ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू मॉडरेशन ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन हैबिट्स अंडर मिशन लाइफ। जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो कंजप्शन और प्रोडक्शन हैबिट्स को उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है एज़ पर द मिशन लाइफ। और वहीं अगर ये वही चीज़ है सेम। और वहीं अब नेक्स्ट चलते हैं मिटिगेशन बायस इन इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स। मिटिगेशन बायस जो MDB क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें क्या हुआ है, जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन की बात करिए, मिटिगेशन में 30.4 और 16.4 अडेप्टेशन। बायलेटरल क्लाइमेट फाइनेंस की बात करी जाए तो 19.6 एंड 10.5। मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड की बात करी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब कि इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स फॉर क्लाइमेट आर हाईली इनएडिक्वेट एंड बायस्ड इन फेवर ऑफ मिटिगेशन, मतलब कि मिटिगेशन के फेवर में है। और इंडिया रैंक्ड 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री फॉर टू क्लाइमेट चेंज एंड एम्फेसाइजिंग अर्जेंसी ऑफ अडेप्टेशन। हमारा जो कंट्री आ रही है वो अडेप्टेशन के अंडर में आती है, और जो फ्लो ऑफ फंड है वो टूवर्ड्स द मिटिगेशन में है। और इंडियाज अडेप्टेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर रोज फ्रॉम 3.7 to 5.6 ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP। ये भी हमारा एडेप्टेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्रेस टुवार्ड्स इंडियाज़ NDC। जो इंडिया के NDC हैं उसके अगेंस्ट में जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। अब इसमें देखा जाए तो ये जो 46.20 जो परसेंटेज है वो कोल का है, और गैस का है हमारा 5.40, ये लिग्नाइट एंड डीजल ये इतना हुआ। बाकी जो अगर
रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जाए तो उसमें न्यूक्लियर 1.8%, और जो बड़ा जो शेयर है वो है सोलर का। उसके बाद आता है हमारा विंड एनर्जी, फिर हाइड्रो एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो जो टारगेट है, एनडीसी टारगेट ऑफ 50% बाय 2030, ये भी धीरे धीरे उसमें से हमारा जो क्या हो चुका है अभी 46.8% अभी तक अचीव हो चुका है। और अगर फॉरेस्ट का कवर की बात करी जाए, फॉरेस्ट कवर में जो अभी लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आया हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो एनडीसी टारगेट जो था एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन्स बाय 2030, उसमें भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जो अभी तक हो चुका है 2.2 बिलियन टन्स हो चुका है। और क्लाइमेट इनिशिएटिव की बात करी जाए तो इंडियाज़ अचीवमेंट ऑन इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट से एट्रीब्यूटेड टू वाइड वैरायटी ऑफ स्कीम्स पॉलिसी, मतलब कि काफ़ी सारे क्लाइमेट इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ की बात करी जाए तो हार्नेसिंग द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन फॉर एनवायरनमेंट, मतलब कि लोगों को खुद को अवेयर करके खुद को अडेप्ट करना जरूरी है, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाए। पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन की बात करी जाए तो लाइफस्टाइल चेंज करने से बाय 30% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कैन रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 20%, मतलब 30% अगर ग्लोबल पॉपुलेशन चेंज कर ले तो उससे 20% एमिशन चेंजेस हो जाएंगे। फिनिशिंग द फूड ऑन प्लेट कैन अवॉइड 90 किलो ऑफ एनुअल फूड वेस्ट। और कारपूल कैन प्रोड्यूस, मतलब जो कार में पुलिंग करके जा रहे हैं उससे क्या होगा 78 780,000 राइड्स पर डे, उससे क्या होगा 380 मिलियन लीटर ऑफ फूल बचेगा। वहीं रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ पेपर न्यूज़पेपर कैन अवॉइड 25,000 लीटर ऑफ वाटर वेस्टेज। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जो फाउंडेशन चल रहे हैं अभी लर्निंग के लिए जो एजुकेशन सेक्टर में, तो उसमें बेसिक फैसिलिटी जो इम्प्रूविंग बेसिक फैसिलिटी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। गर्ल्स टॉयलेट 97.2% तक बढ़ चुके हैं, बॉयज़ टॉयलेट 95.7 तक, हैंड वॉश फैसिलिटी बढ़ रही है, और लाइब्रेरी रीडिंग्स कॉर्नर 89% हैं, इलेक्ट्रिसिटी 91.8% तक है, मेडिकल चेकअप्स 75.2%, कंप्यूटर का 57.2% है जो जिसमें कि इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। वहीं इंटरनेट का जो अडेप्टेशन है वो भी 3.9 है, जो उसको भी इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ बेटर एजुकेशन, इसमें 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब कि जो फाउंडेशन लिटरेसी होता है ABC और न्यूमरेसी, उसमें पीयर लर्निंग नल्ली कल्ली जॉयफुल लर्निंग इन कन्नड़ा प्रोग्राम प्रेरणा मॉडल ऑफ एजुकेशन। इसमें अगर सेकंड देखा जाए तो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, जिसमें निपुण भारत, सी लर्निंग इंडिया, लाइफ स्किल कोलैबोरेट। लाइफ स्किल की बात करिए तो लाइफ स्किल फ्रेमवर्क टिम टारे इनिशिएटिव एंड PM ई विद्या चैनल। तो ये इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे बेटर एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं 3 तो इसमें एजुकेशन के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो गवर्नमेंट का यूनियन और फिर इन स्टेट्स को अगर इंक्लूड करा जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज की बात करिए, टोटल एक्सपेंडिचर अगर मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर 25B में 98% है टोटल, तो उसका 25.7 किस पे हुआ है सोशल सर्विसेज, मतलब कि 25% जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो सोशल सर्विसेज पे हुआ है। तो ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा है। और एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ TE, तो ये धीरे धीरे 24.4 से रिड्यूस हुआ फाइनेंशियल 21 में, और फिर इंक्रीज होकर 26.2% तक गया है। दैट मीन्स जो सोशल सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पावरिंग रूरल इकोनॉमी,
रूरल इकोनॉमी को भी पावर किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा जो स्कीम्स हैं उसके थ्रू। अगर उसका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण में अगर 11.8 करोड़ टॉयलेट्स और 2.51 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस कंस्ट्रक्ट हुए हैं। मिशन अमृत सरोवर में 68,843 पॉन्ड्स जो तालाब का कंस्ट्रक्शन हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन रूरल में जो सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बने हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में 3361 ग्राम पंचायत अडॉप्ट की गई हैं एमपीज़ के द्वारा। जल जीवन मिशन में 12.2 करोड़ हाउस होल्ड प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन। और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.69 करोड़ हाउस कंप्लीट हुए हैं बनना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 7,17,983 किलोमीटर रोड लेंथ कंप्लीट हुई है। तो दैट मीन्स जो रूरल इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब हेल्थ और ऑल की बात करी जाए तो हेल्थ सेक्टर में जो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन, उसमें जन औषधि केंद्र जो बनाए गए हैं उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर फाइनेंशियल ईयर एट 93.5% नेशनली, मतलब कि जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इंश्योरिंग हेल्थ एंड बिल्डिंग केयर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें कि आयुष्मान कार्ड्स इशूड किए गए हैं 36.36 करोड़ और ओवर 1,75,560 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशन जो कि गाँव में या फिर अलग अलग जगह पे शहरों में बनाए गए हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड सीमलेस एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर, जो आभा आईडीज़ क्रिएट हुई हैं 72.81 करोड़। और यूविन में प्रेग्नेंट वुमेन एंड 50.4 चिल्ड्रन ट्रैक्ट हुए हैं। वैक्सीन डोजेस की मॉनिटरिंग हो रही है। ई संजीवनी में 31.19 करोड़ पेशेंट्स को सर्व किया गया है। और वहीं इम्प्रूविंग लेबर मार्केट इंडिकेटर्स, लेबर मार्केट की बात करी जाए तो क्या हुआ है इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी जाए तो ये 2017-18 से 2023-24 में 6.0 से 3.2% गया है। वहीं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वो 46.8 से 58.2% बढ़ गया है। वहीं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करी जाए तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है। और अगर इसका जो हमारा LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो क्या है, इंक्रीज़ हुआ है ओवर द टाइम। और वहीं अगर इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी जाए वो इधर धीरे धीरे डिक्रीज़ हुआ है। अब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करी जाए तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है। जो हमारा अगर MP का देखा जाए तो 23 से 39 हुआ है। वहीं राजस्थान का 19 से 38 यानी कि डबल हो चुका है। और यूपी का 9 से सीधे 25 हो चुका है 2017 2018 से 2023 और 2024 के बीच में, मतलब 6 साल के अंदर अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो दैट मीन्स जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर बूस्टिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हार्नेसिंग पावर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट वाया संकल्प, कॉयर डेवलपमेंट, PM कौशल विकास योजना, और क्रेडिट मतलब लोन्स का एक्सेस अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टार्टअप सपोर्ट, PM एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, NCDC सपोर्ट टू वुमेन ओन्ड एंटरप्राइज, मतलब जो वुमेन ओन कर रही हैं उसमें सपोर्ट कैसे दिया गया, फॉर्मलाइजेशन के थ्रू। एंड 3% ऑफ प्रोक्योरमेंट बाय CPSE इज़ रिजर्व, मतलब कि प्रोक्योरमेंट जो 3% है वो महिलाओं के एंटरप्राइज से करना ही है। और फुल्ली सब्सिडाइज जेड सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जा रहा है। फुल सब्सिडाइज ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन। वहीं ड्राइविंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी की बात करी जाए तो हार्नेसिंग द डिजिटल इकोनॉमी फॉर जॉब क्रिएशन,
India's digital economy is projected to surpass $1 trillion by 22-25। जो गिग वर्कफोर्स है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होकर 2.35 करोड़ तक चली जाएगी। और बिल्डिंग ए ग्रीन वर्कफोर्स, गिग वर्कफोर्स मतलब कि जो जोमेटो वगैरह में या फिर जो जिनका कोई एक ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता बट वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जुड़े रहते हैं। जॉब्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रीच्ड एन एस्टिमेट 1.02 million in 2023। हाइड्रो पावर एम्प्लॉयज 453K, दैट मीन्स 4.5 लाख एम्प्लॉयमेंट करते हैं। और इन इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 20% ऑफ ग्लोबल जॉब्स ग्लोबली। अब वहीं स्किलिंग फॉर चेंजिंग वर्ल्ड, क्या क्या चीज़ें स्किल को बढ़ाने के लिए की जा रही हैं। री स्किलिंग एंड अपस्किलिंग, CTS एट ITIs, इसमें क्या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग दी जा रही है। PM कौशल विकास योजना, इसमें 1.5 करोड़ लोग ट्रेंड हुए हैं और 1.25 करोड़ सर्टिफाइड हुए हैं। और GSS में 27 लाख ट्रेंड हुए हैं, 26 लाख सर्टिफाइड हुए हैं। PM कौशल विकास योजना वुमेन पार्टिसिपेशन 58%, वो काफ़ी ज़्यादा है। और JSS में वुमेन फॉर्म 82% ऑफ टोटल बेनिफिशरी, मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ITI में भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है 9.8 से 30.3। और NAPS में वुमेन का शेयर ग्रो हुआ है 7.7% से 22.8%, दैट मीन्स एक साफ ग्रोथ है। और वहीं इंटरनेशनल मोबिलिटी की बात करी जाए तो बायलैटरल पार्टनरशिप, G2G मेमो एंड MOUs और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, प्री डिपार्चर और इंटरनेशनल ट्रेनिंग, ये सब देने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मोबिलिटी भी बढ़ रही है। वर्कर्स इधर से, जैसे यूपी के जो वर्कर्स हैं वो इजराइल में गए हैं, इस तरीके से वो भी बढ़ रहा है। न्यू एज इन फ्यूचर स्किल्स NCVET के थ्रू 200+ न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल्स कोर्सेज अप्रूव हुए हैं। PM कौशल विकास योजना में इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रहा है और जिसमें कि कंप्लीट हो चुके हैं 3.2 लाख और 98K इज स्टिल इन ट्रेनिंग। एंड ITIs में भी न्यू एज कोर्सेज एडिड किए गए हैं। वहीं इंडस्ट्री पार्टनरशिप की बात करिए तो NAPS पोर्टल्स के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट में 2.38 लाख रीच हो चुके हैं। और वहीं अप्रेंटिस जो इंगेज हुए हैं 37.94। और जो ITI अपग्रेडेशन स्कीम चल रही है उसमें अराउंड 1000 ITIs अपग्रेड हो चुके हैं, जिसमें 20 लाख जो यूथ हैं ट्रेंड होंगे ओवर द 5 years। और वहीं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए फॉर स्किलिंग, स्किल इंडिया डिजिटल हब्स पोर्टल ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म टू एम्पावर स्किल इकोसिस्टम एंड डेमोक्रेटाइजिंग स्किल्स, इजी एक्सेस टू इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज। जो इंडस्ट्री के अलाइनमेंट मतलब इंडस्ट्री के में जो यूज़ होती हैं जो स्किल्स, वो उसको देखते हुए जो कोर्सेज बनाए जा रहे हैं वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। अ फ्यूचर फॉर ह्यूमन सेंट्रिक ऑटोमेशन, मतलब कि जो ह्यूमन सेंट्रिक ऑटोमेशन जो AI बन रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ AI प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर अ लेबर रिच इंडिया। मतलब कि जो लेबर रिच इंडिया है, हमारा लेबर काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, तो AI के होने से अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों आ रहे हैं। पास्ट टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन व्हेन नॉट केयरफुली मैनेज, जो पिछली बार पहले केयरफुली मैनेज नहीं किए गए, उससे क्या हुआ है जो लेबर फोर्स पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा गया। और मिटिगेटिंग द रिस्क टू इंडियाज़ लेबर मार्केट रिक्वायर्स रोबस्ट इनेबलिंग इंश्योरिंग एंड स्टीवर्डिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो लेबर मार्केट्स के अगेंस्ट में जो रिस्क हैं उसको मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है। केयरफुल डिप्लॉयमेंट optimized over a long horizon can ensure AI augments labor and delivers broad based societal benefits। मतलब कि इसमें केयरफुल डिप्लॉयमेंट करना चाहिए जैसे कि जो AI है वो लेबर के साथ में ऑगमेंट हो और काफ़ी ज़्यादा सोसाइटल बेनिफिट डिलीवर करे। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिया is required for a future of work where AI is labor augmenting and rather than labor replacing। मतलब कि लेबर रिप्लेसिंग AI नहीं होना चाहिए, लेबर ऑगमेंटिंग AI होना चाहिए। अब लास्ट में जो हमारा चैलेंजेस टू स्केलिंग AI है वो है प्रैक्टिकलिटी,
रिलायबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज। प्रैक्टिकलिटी की बात करिए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, जैसी अभी जो एआई है वो एक्सपेरिमेंटल है और अनइवन यूटिलिटी है। और रिलायबिलिटी की बात करिए तो जो एआई की रिलायबिलिटी है वो ऑटोनोमस व्हीकल और हेल्थ केयर में वो प्रॉब्लमेटिक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए तो एआई में क्या होता है, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जैसे कि डेटा सेंटर, क्लीन डेटा पाइपलाइन एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की बात करिए तो लार्ज मॉडल आर रिसोर्सेज इंटेंसिव, मतलब कि उनमें रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, रिक्वायरिंग हाई एनर्जी कंजप्शन, डिपेंडेंसी और स्कार्स मिनरल्स फॉर हार्डवेयर। तो ये सारी जो रिसोर्सेज है ये एक बर्डन बढ़ जाता है। तो ये हमारे सिलेबस है ऑफ टू स्केलिंग एआई। तो इस वीडियो में यहीं तक था, और इकोनॉमिक सर्वे का जो पूरा जो हाइलाइट्स हैं वो मैंने यहाँ पर पूरा बताया है। तो होपफुली आपको पसंद आया हो। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सिंगर क्लासेस को। थैंक यू।